नमस्कार। कोरोना पेंडेमिक के 19वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। द रोड अहेड फॉर कोरोना पेंडेमिक। इसके पहले दो भागों में हमने चर्चा की वायरस और होस्ट इम्यूनिटी के बारे में। तीसरे भाग की शुरुआत मैंने पिछले एपिसोड में की थी इंटरवेंशन को बताने के बारे में। इंटरवेंशन जैसा कि मैंने बताया दो प्रकार का होता है और उसमें ड्रग इंटरवेंशन को हम पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं। उसका दूसरा पहलू है वैक्सीन यानी कि टीका। अब टीका लगाने का जो बेसिक पर्पज़ है वह है कि जिसको टीका लगाया जाए उसमें उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ तैयार हों, ताकि कभी भी अगर व्यक्ति उस पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया के संपर्क में आए तो उसके प्रति एंटीबॉडीज़ बन सकें और उस व्यक्ति की उस इन्फेक्शन से रक्षा हो सके। तो टीके के लिए कई तरह के टीके बनाए जाते हैं। कुछ टीके तो होते हैं जो जीवित पर उनकी जो मारक क्षमता है उनको कम करके जो जीवाणु या विषाणु होते हैं उन्हें बनाया जाए। दूसरी तरह के टीकों में जो डेड जीवाणु या विषाणु होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और एक तीसरी तरह के टीके होते हैं जिनमें एक उस बैक्टीरिया या वायरस के स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ एंटीजन वो कलेक्ट किए जाते हैं और वे एंटीजन टीके का काम करते हैं और उस पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ अपने मानव शरीर में एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं और जो एक प्रतिरक्षा कवच हमें प्रदान करती हैं। तो जब SARS-CoV-2 यानी कि कोविड-19 का जो वायरस है उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें मूलतः 4 प्रकार के जो प्रोटीन्स या एंटीजन हैं उनके खिलाफ संभावना है कि टीका तैयार किया जा सके। सबसे पहला है स्पाइक प्रोटीन्स, जो स्पाइक्स रिसेप्टर्स से जुड़ के और वायरस के सेल के अंदर घुसने की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, तो उसको एस एंटीजन कहते हैं। दूसरा है न्यूक्लियोकैस्पिड या एन एंटीजन। तीसरा है मेम्ब्रेन या एम प्रोटीन एंटीजन और चौथा है एनवलप या ई एंटीजन। अब कौन सा पर्टिकुलर एंटीजन सबसे ज़्यादा प्रभावी टीका बन सकता है, यह प्रश्न अनुत्तरित है और इसका उत्तर जो है भविष्य के गर्भ में छिपा है। तो आप एक सवाल कर सकते हैं कि इन सभी को अगर मिक्स करके और एक टीका बनाया जाए तो हाँ, संभव है। और मोस्टली इस तरह के टीके जो हैं वह या तो लाइव एटेन्यूएटेड वायरस जो जिंदा वायरस हैं पर उनकी जो मारक क्षमता है उनको कम कर दिया गया है उससे, या डेड वायरस से वे टीके बनाए जाएं। अब सवाल पैदा यह होता है कि कोई भी टीका कितना प्रभावशाली होगा। जैसा कि हम जानते हैं प्रतिदिन नई जानकारियां सामने आती हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में ऐसी जानकारियां आ रही हैं कि मरीज़ ठीक होने के बाद पुनः वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि जो एंटीबॉडीज वायरस के खिलाफ बनी हैं वे लंबे समय तक प्रभावशाली नहीं रहती, और अगर ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो यह वैक्सीन की उपयोगिता पर एक प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। दूसरी चीज़ है कि वायरस, जैसा कि मैंने पहले के एपिसोड्स में भी बताया, म्यूटेट करते हैं और म्यूटेट करने से उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं और ऐसी परिस्थितियों में आपको एक नया टीका बनाने की ज़रूरत पड़ेगी जो उस म्यूटेटेड वायरस के खिलाफ काम कर सके। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं कि फ्लू वैक्सीन। हर सीज़न शुरू होने के पहले एक
नया वैक्सीन बनाया जाता है इस अनुमान के साथ कि जो आने वाले सीजन में वायरस किस तरह का म्यूटेशन कर सकता है और उसके लिए एक संभावित वैक्सीन तैयार किया जाता है। तीसरी चीज़ है जो वैक्सीन है उसकी सेफ्टी की, कि जो वैक्सीन आप तैयार कर रहे हैं वह मानव शरीर के लिए कितना सेफ है। अगर हम लाइव एटेन्यूएटेड वायरस को वैक्सीन बनाने के लिए काम में लेते हैं तो संभावित जो उसके रिस्क हैं वे बढ़ जाती हैं, क्योंकि वायरस पूरी तरह से मृत नहीं है और वह शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वह वैक्सीन इतना खतरनाक हो कि वह जो नुकसान करे वह जो वायरस है उसे खुद से होने वाले नुकसान से भी अधिक हो। इसलिए किसी भी वैक्सीन को तैयार करने में दो चीज़ों की मूलतः जांच की जाती है। एक तो है उसकी एफिकेसी कि वह कितना प्रभावशाली है, और दूसरा है उसकी सेफ्टी कि वह मानव शरीर में लगाए जाने के लिए सुरक्षित है या नहीं। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर एक वैक्सीन तैयार हो जाता है तो आपको कितनी जनसंख्या को वैक्सीनेट करना पड़ेगा कि एक हर्ड इम्यूनिटी तैयार हो जाए। उसको सांख्यिकी की भाषा में पीआई कहते हैं। पीआई यानी पॉपुलेशन जिसको इम्यूनाइज करने की ज़रूरत है, और उसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वह है पीआई बराबर 1-1/R0। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, R0 जो है वह रिप्रोडक्टिविटी नंबर है जो यह बताता है कि एक संक्रमित व्यक्ति एक पॉपुलेशन में कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है, प्रोवाइडेड कि उस पॉपुलेशन में किसी को भी जो है पहले से सुरक्षा प्राप्त नहीं है, यानी कि वो न तो पहले इन्फेक्शन के टच में आया है या उसे टीका लगा है। तो अगर जो रिप्रोडक्टिव नंबर है वह मान लीजिए कि 2 है, तो ऐसी परिस्थितियों में जनसंख्या का वह भाग जिसे आपको वैक्सीनेट करना होगा ताकि एक हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो सके, तो वह होगा 1-1/2 यानी कि 50%। अब यही R0 अगर 5 हो तो आपको 80% जनसंख्या को वैक्सीनेट करना पड़ेगा एक हर्ड इम्यूनिटी पैदा करने के लिए, और अगर R0 10 होगा तो आपको 90% जनसंख्या को वैक्सीनेट करना पड़ेगा ताकि पेंडेमिक के खिलाफ आपको सुरक्षा मिल सके। तो अभी तक जो आंकड़े हैं वह मैं जैसा बार बार कहता आया हूँ कि वे आरंभिक आंकड़े हैं, और अभी हमें बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं पता कि इस कोरोना वायरस का R0 क्या है और इसकी इन्फेक्शन मोर्टलिटी रेट क्या है। तो जब तक यह R0 का सही नंबर नहीं पता लगता तब तक यह कहना बड़ा मुश्किल है कि आपको कितनी जनसंख्या को वैक्सीनेट करना होगा ताकि उस पॉपुलेशन में एक हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो सके। तो यह थी मोटा मोटी वैक्सीन्स के बारे में बात। इस कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि एक नया प्रोग्राम आ गया है। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबाइए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिए। आपके कोई प्रश्न हो तो वह प्रश्न पूछिए। इस पूरी एक्सरसाइज का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कोरोना की पेंडेमिक के बारे में सही जानकारी पहुंच सके ताकि हम सब इस महामारी का मुकाबला करने के लिए तैयार हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।